सपना है इंडियन डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करने का? अब आपके कंधे पर सितारों की जिम्मेदारी है हमारी। ज्वाइन ऑनलाइन वेंचर्स डिफेंस नाउ। जय हिंद। क्या आप भी भारत माता की सेवा में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं? क्या आपका भी सपना है इंडियन डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करने का? अब आपके कंधे पर सितारों की जिम्मेदारी है हमारी। ज्वाइन ऑनलाइन वेंचर्स डिफेंस नाउ। Hello, greetings to all of you. Welcome to Online Ventures, the one-stop solution for all the examinations in India. रात के 8 बज चुके हैं। हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार लाइव सेशन के साथ। भाई साहब, जितने लोग चैनल पे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सके। जय हिंद ऑफिसर्स, आ जाइए। हाय आरती, मिहिर, वीरता, सोनाली, सिद्धार्थ सिंह, गौतम, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने परिवार ऑनलाइन वेंचर्स के सबसे इंपॉर्टेंट सेशन एक्सप्रेस 365 करंट अफेयर्स 1 अप्रैल 2021। भाई साहब, लगातार हमारा करंट अफेयर्स चलता जा रहा है और हमारे लगातार जो महीने हैं करंट अफेयर्स के वो खत्म होते जा रहे हैं। जनवरी हमने पढ़ लिया, फेब हमने पढ़ लिया, मार्च पूरा पढ़ लिया, अब हम अप्रैल से शुरू करने जा रहे हैं। याद रखिएगा बच्चों, छुट्टियां हो चुकी हैं, होली हो गई, खूब ऐश कर ली, खूब गुजिया खा ली, खूब मजे कर लिए, दोस्तों से मिल लीजिए। अब आ जाओ भैया वापस से पढ़ाई के ट्रैक पर और वापस आ जाओ। पढ़ाई के बिना कोई काम नहीं होता है। याद रखिएगा बच्चों कि करंट अफेयर्स के बिना आपकी जीएस अधूरी है और आप अगर जीएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स आपको करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब करंट अफेयर्स आज के तारीख में आपके एग्जाम में जीएस के सेक्शन में कम से कम 20% क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं। और भाई हमारे दो तरह के लोग हैं, एक वो हैं सुबह जो द हिंदू लेकर बैठ जाते हैं। बेटा हिंदू पढ़ना बुरी चीज नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हिंदू को पढ़ने में लगते हैं 3 घंटे और 24 में से 3 घंटे अगर हिंदू को लगा दिया जाए तो उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं है। दूसरे वो लोग होते हैं जो कभी पढ़ाई नहीं करते, अंत में मेरे पास आ जाते हैं कि सर भैया मुझे करंट अफेयर्स करा दो। भाई मैं कैसे करा दूं, मेरे पास संजीवनी थोड़ी ना है, रामबाण थोड़ी ना है। तो भैया करंट अफेयर्स वही कर पाएगा जो डेली पढ़ाई करता है। सो याद रखिएगा कि अब मैंने आपकी सारी समस्याओं का निवारण कर दिया है। डेली मुझे 40 मिनट दिया करो, डेली की टॉप न्यूज कराऊंगा, डेली के टॉप क्वेश्चन कराऊंगा और डेली की तुम्हें पीडीएफ दूंगा। बस इतना कर लो, बहुत है। इसके अलावा कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। कौन से बच्चे इस करंट अफेयर्स को पढ़ें? अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, ओटीए की तैयारी कर रहे हैं, सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी सीएससी की कर रहे हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की कर रहे हैं, तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं फिर भी आपको अधिकार है कि आप देश दुनिया की खबरों से अवगत रहें। तो भाई चलो सब लोग आ चुके हैं, शुरू किया जाए। आज बहुत तगड़ी खबरें हैं, बहुत अच्छी खबरें हैं भाई साहब। सब लोग फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, हाँ जी, चलो भाई बहुत बढ़िया। ठीक है, कुंभ अभी बचा हुआ है, कुंभ कभी बाद में बना लेना बेटा। चलो शुरू किया जाए। मिहिर बहुत बढ़िया, शाबाश, सब लोग आ चुके हैं, शुरू किया जाए। ऑनलाइन वेंचर्स की ऐप नहीं डाउनलोड की है तो फटाफट कर लीजिए, मैंडेटरी है। चलो भाई, गुड इवनिंग, सिंपल लिविंग, हाँ जी आ जाओ। चलो भाई अप्रैल शुरू कर रहे हैं। अब ये देखिए बड़ी खबर आज हमारे देश में आती हुई दिखाई दे रही है। आज हमारे देश की पहली खबर, यूनिफॉर्म सिविल कोड इन न्यूज। अब आपको मालूम है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? इसे कहा जाता है बेटा सामान्य आचार संहिता। अब आप सोचेंगे सामान्य आचार संहिता का मतलब क्या है? इसका जिक्र बेटा डीपीएसपी में हमारे संविधान में किया गया है, आर्टिकल नंबर 44 में।
अब देखो बेटा, एक तरफ हम कहते हैं कि भैया भारत एक सेक्युलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है, और दूसरी तरफ हम धर्म विशेष कानून बनाते हैं। भाई आपका जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसका मतलब है कि पूरे भारत में जो सिविल लॉज हैं वो सबके लिए एक जैसे होने चाहिए, लेकिन हमारे देश में ऐसा होता नहीं है। आप देखेंगे कि हिंदुओं की शादी का विवाद होता है तो हिंदू मैरिज एक्ट से निपटता है, मुसलमानों की शादी का विवाद होता है तो शरीयत मैरिज एक्ट से निपटता है, इंटर रिलीजन का होता है तो स्पेशल मैरिज एक्ट से निपटता है। भाई साहब ऐसे कितने हमारे देश में मैरिज एक्ट्स बने हुए हैं। एक कानून कहता है कि घर में एक पत्नी है तो दूसरी नहीं ला सकते, एक कहता है घर में एक पत्नी है तो 4 लेकर आ सकते हो, एक कहता है कि तलाक के बाद बीवी को जो एलिमनी है वो सिर्फ 90 दिन तक देनी है, एक कहता है कि एलिमनी जो है जीवन भर देनी है। तो भैया हमारे देश में सिविल लॉज सबके लिए एक जैसे नहीं है। हमारे देश में काफी लंबे समय से संघर्ष चल रहा है कि पूरे भारत में जो सिविल लॉज होने चाहिए वो सबके लिए एक जैसे होने चाहिए, लेकिन भारत में आज तक सिर्फ गोवा ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सका। इस बात को देखते हुए आज हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जिनका नाम है S.A. बोबडे साहब, उन्होंने गोवा का एग्जाम्पल देते हुए इंटेलेक्चुअल से कहा कि आप गोवा जाइए और देखिए कि वहां पर यूनिफॉर्म सिविल लॉ कैसे काम कर रहा है। ये देखिएगा बेटा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे रिसेंटली लॉर्डेड गोवाज यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड एनकरेज्ड इंटेलेक्चुअल्स इन एकेडमिक टॉक टू विजिट द स्टेट टू लर्न अबाउट इट। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि हमारे देश के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिन्हें आप बुद्धिजीवी कहते हैं, उन्हें वहां पर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसा गोवा में चल रहा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बिल्कुल बेटा देश में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। कानून जो है ना हिंदुओं के लिए अलग होना चाहिए, ना मुसलमानों के लिए, ना सिखों के लिए, ना ईसाइयों के लिए, ना पारसी के लिए, ना बुद्धिस्ट के लिए, ना जैनी के लिए। कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं होती है, याद रखिएगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अ जेनेरिक सेट ऑफ गवर्निंग लॉस फॉर एवरी सिटीजन, ये सब आपको मालूम ही है, और इसका जिक्र आर्टिकल नंबर 44 में किया गया है। हालांकि हमारे देश में से लागू करने की कोशिश पिछले 70 सालों से चल रही है, लेकिन गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर इसे आज तक लागू किया जा सका है। इंडिया को यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्यों जरूरत है? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, और सेक्युलर कंट्री में जहां पर धर्म की कोई विशेषता नहीं है, वहां पर धर्म विशेष कानून क्यों बनाए जाएं? दूसरी चीज यह है बेटा कि इससे जेंडर जस्टिस को बढ़ावा मिलता है। जैसा कि शाहबानो केस में आपने देखा होगा, 1986 में सुप्रीम कोर्ट में काफी बवाला मचा था। तो जेंडर जस्टिस, फंडामेंटल राइट्स आपके इन सब चीजों के लिए काफी फायदेमंद है। तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने देश के इंटेलेक्चुअल्स जो बुद्धिजीवी हैं उनको आमंत्रित किया है, उनसे कहा है कि आपको गोवा जाना चाहिए और देखना चाहिए कि गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है और वहां पर वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, और अगर वो वहां पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसे पूरे भारत में लागू करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाना चाहिए। हालांकि भारत में कई बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात की गई, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे देश में जो धर्म के ठेकेदार होते हैं वो हमेशा लेकर बवाल खड़ा कर देते हैं कि भैया ये लागू नहीं हो सकता। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। दूसरी खबर में ये देखते हैं, आज ये देखिए, आज हमारे सेना से बहुत बड़ी खबर आ रही है। इंडियन मिलिट्री फार्म्स, आपको मालूम है कि मिलिट्री फार्म्स के बारे में आपने सुना होगा, जो बच्चे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। ये देख सकते हैं बेटा, इंडियन मिलिट्री फार्म्स, इसकी शुरुआत 1889 में की गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन मिलिट्री फार्म्स, आज हमारे देश में इसे खत्म कर दिया गया। मिलिट्री फार्म्स शट डाउन आफ्टर 132 ईयर्स, मूव टेकन टू रीबैलेंस डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो सरकार कह रही है कि डिफेंस पर खर्चा बहुत हो रहा है और डिफेंस के खर्चे को बैलेंस करने के लिए सरकार ने मिलिट्री फार्म्स को बंद कर दिया है। मिलिट्री फार्म्स ऐसे होते थे जहां से बेटा जो हैं डेयरी प्रोडक्ट्स निकाले जाते थे और वो सेना के लिए इस्तेमाल में आते थे। सरकार ने आज इसे 132 साल के बाद फाइनली खत्म कर दिया और कहा है कि हम बैलेंस करना चाहते हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर को, जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है। आज की तारीख में हमारे देश का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो देश की जीडीपी के 20% से ज्यादा हो चुका है। तो सरकार कहीं ना कहीं डिफेंस एक्सपेंडिचर को कट डाउन करना चाह रही है और मिलिट्री फार्म्स
पर पहले गाज गिराई गई है। ऑल द ऑफिसर्स एंड वर्कर्स हैव बीन रीडिप्लॉयड विद द मिनिस्ट्री टू कंटिन्यू प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू ऑर्गेनाइजेशन, द आर्मी सेड। There have been several recommendations the past to shut down the farms। हालांकि एक चीज अच्छी हुई है कि जो लोग वहां काम करते थे उनकी नौकरियां नहीं जाएंगी, वो सब वापस कहीं ना कहीं लगा दिए जाएंगे। फर्स्ट मिलिट्री फार्म्स वर रेज्ड ऑन 1 February 1889 एट इलाहाबाद। इन 2012 द क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच हैज रिकमेंडेड देयर क्लोजर। इन दिसंबर 2016 द लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेखाटकर कमिटी विच वॉज अपॉइंटेड टू रिकमेंड मेजर टू एनहांस कॉम्बैट कैपेबिलिटी एंड रीबैलेंस डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द आर्म फोर्सेस सेट द सेम। तो याद रखिएगा 2016 के दिसंबर में लेफ्टिनेंट जनरल शेखाटकर कमेटी बैठी थी और उन्होंने कहा था कि हमें जो है अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बढ़ाना चाहिए, और कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बढ़ाना चाहिए, आर्म्स एंड एम्युनिशन में ताकत बनना चाहिए, ना कि हमें मिलिट्री फार्म्स को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। द फार्म वाज सेट अप विद द सोल रिक्वायरमेंट ऑफ सप्लाइंग हाइजीनिक काउ मिल्क टू ट्रूप्स इन द गैरिसन अक्रॉस द ब्रिटिश इंडिया। Post independence, they flourished with 30,000 heads of cattle in 130 farms all over India. They were even established in Leh and Kargil in the late 1990s. In collaboration with the Ministry of Agriculture, they established Project Freeze Wall, credited to world's largest cattle cross breeding program. They also teamed up with DRDO in the development of biofuel. So याद रखिएगा काफी अच्छा काम किया है इन्होंने, नो डाउट, बट स्टिल जो मिलिट्री जो होती है उसका जो मेन मकसद होता है, तो मिलिट्री का जो मेन मकसद है वो ये है बेटा कि हमें जो है मिलिट्री का जो मेन मकसद है वो कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है। सो मिलिट्री फार्म्स का जो पैसा है उसे हम कॉम्बैट चीजों में इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी होगी देश की बढ़ेगी। जहां रही बात फार्म्स की, तो जो दूध वगैरह या डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते थे वो हम इजीली कहीं और से भी उसका इंतजाम कर सकते हैं। ये देखिए भैया चुनावी खबर, ये देखिए आर्टिकल 244A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 244A है, इसको लेकर आजकल खूब बवाला चल रहा है, आपको मालूम है, और सभी पॉलिटिकल पार्टीज आसाम में चुनाव में वादा कर रही हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो आर्टिकल 244A का इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा। अब आप पूछेंगे आर्टिकल 244A क्या कहता है? अब असल में होता यह है कि हमारे देश के 4 राज्य हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जिसे AMTM कहते हैं। तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों में ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। सो ट्राइबल पॉपुलेशन जो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल करने के लिए भारतीय संविधान में शेड्यूल 6 भी बताया गया है। सो होता क्या है कि आर्टिकल 244A ये कहता है कि जो ट्राइबल लोग हैं जो आसाम में रहते हैं उनका जो है प्रोटेक्शन किया जाएगा। तो सभी अब पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि हम इसे लागू कर देंगे भैया। पॉलिटिकल पार्टीज आर प्रॉमिसिंग टू इंप्लीमेंट आर्टिकल 244A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इन आसाम ट्राइबल मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट। सो आसाम के जो ट्राइबल मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट हैं, याद रखिएगा वहां पर जो लोग रहते हैं उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने की बात आर्टिकल 244A कर रहा है। और इसीलिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 244A लागू करेंगे और लोगों के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेंगे। आपको बात समझ में आ रही होगी कि है तो ये चुनावी खबर एनीवेज। Article 244A allows the creation of an autonomous state within Assam in certain tribal areas, inserted into Constitution 1969 by the Congress government. It also a provision for a legislative and the Council of Ministers. How it is different from the 6th schedule? अब देखो बेटा, होता क्या है कि आर्टिकल 244A में कहा गया कि आसाम के अंदर ही आप एक ऑटोनॉमस राज्य क्रिएट कर सकते हैं ट्राइबल लोगों के लिए, जिनके पास अपनी खुद की विधानसभा होगी, खुद का मंत्री होगा, खुद की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होंगे। तो ये देखिएगा बेटा, ये बड़ी खबर है, याद रखिएगा। द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 244(2) एंड 275(1) इज अ स्पेशल प्रोविजन दैट अलाउज फॉर द ग्रेटर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी एंड डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट्स इन द सर्टेन ट्राइबल एरियाज ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न थ्रू द ऑटोनॉमस काउंसिल्स एंड आर डिस्ट्रिक्टेड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। In Assam, the hill district of Dima, Hasao, Karbi Anglong and Vex Karbi and the Bodo territorial region under this provision. तो आसाम के 4 जिले आते हैं, दीमा, हसाओ,
कार्बी अंगलोंग, वेस्ट कार्बी एंड बोडो टेरिटोरियल रीजन, ये सारे जो क्षेत्र हैं इसके अंदर आते हैं। आर्टिकल 244 ए अकाउंट्स फॉर मोर ऑटोनॉमस पावर्स टू द ट्राइबल एरियाज इन ऑटोनॉमस काउंसिल अंडर 6 शेड्यूल, दे डू नॉट हैव द जुरिडिक्शन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अब प्रॉब्लम यह है कि 6 शेड्यूल में ये जो क्षेत्र आते हैं इनके पास अपने खुद के लॉ एंड ऑर्डर्स बनाने का अधिकार नहीं है, लेकिन आर्टिकल 244 ए ये अधिकार देता है कि आप जो हैं अपने खुद के जुरिडिक्शंस और अपने खुद के लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। सो जाहिर सी बात है इससे कहीं ना कहीं ट्राइबल वोट्स का जो है ध्रुवीकरण, जिसे पोलराइजेशन ऑफ वोटर्स कहते हैं, ये किया जा सकता है। और ये हमारे देश में आज की नहीं बेटा 70 साल का इतिहास है। हमारे देश में राजनीति में सभी वादे किए जाते हैं लेकिन उसमें पूरे कितने होते हैं ये एक बड़ा विषय है सोचने वाला, कि पता नहीं लागू कितने होंगे। भाई यहां तक सबको क्लियर है? लाइक और शेयर होता रहना चाहिए। 3 खबरें हो गई, ठीक है। आज की चौथी खबर आप देखिए, इंडिया मॉरिशस सेक्पा, आपने सुना होगा सेक्पा के बारे में। तो इंडिया और मॉरिशस आपको मालूम है इंडियन ओशियन का एक छोटा आइलैंड कंट्री है अफ्रीका की कोस्ट के पास, और आपको मालूम होना चाहिए यहां पर ज्यादातर भारतीय मूल के लोग रहते हैं। मॉरिशस में हमारे काफी अच्छे रिश्ते भी हैं, यहां का जो प्रधानमंत्री वगैरह रह चुके हैं वो सब भारतीय मूल के ही होते हैं, आपको यह भी मालूम होना चाहिए। और आप अगर चले जाइए तो मॉरिशस में आप देखेंगे कि लोग भोजपुरी बोलते हैं, गन्ने की खेती करते हैं, ऐसा लगेगा कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ना आ गए हों। एनीवेज, तो इंडिया और मॉरिशस के बीच सेक्पा साइन हुआ है। इंडिया मॉरिशस सेक्पा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट टू कम इनटू फोर्स फ्रॉम टुडे, याद रखिएगा। सो इंडिया और मॉरिशस के बीच जो सेक्पा साइन हुआ था, सेक्पा होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, वो आज से लागू कर दिया गया। तो आज से इसे लागू कर दिया गया। इट प्रोवाइड्स फॉर एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू एनकरेज एंड इंप्रूव ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज। इससे क्या होगा, भारत और मॉरिशस के बीच में ट्रेड एनहांस होगा। द सेक्पा कवर्स 310 एक्सपोर्ट आइटम्स फॉर इंडिया इंक्लूडिंग फूड स्टफ्स एंड बेवरेजेस, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम, प्लास्टिक एंड केमिकल। इससे क्या होगा कि भारत अपने 310 प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकता है, याद रखिएगा। मॉरिशस विल बेनिफिट फ्रॉम प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस इनटू इंडिया फॉर इट्स 615 प्रोडक्ट इंक्लूडिंग फ्रोजन फिश, बिस्किट्स, फ्रेश फ्रूट्स, जूस, मिनरल वाटर, बियर एंड मेडिकल एंड सर्जिकल इंप्रूवमेंट्स। अब इसके साथ साथ जो मॉरिशस से हम 615 आइटम्स खरीदते हैं या इंपोर्ट करते हैं उसमें प्रेफरेंशियल हमें मिलेगा, मॉरिशस को प्रेफरेंस दी जाएगी। इससे फायदा यह होता है कि मॉरिशस को टैक्स कम दिखाई देगा, याद रखिएगा, इससे काफी फायदा होगा। इन सच एन एग्रीमेंट टू ट्रेडिंग पार्टनर्स कट और एलिमिनेट ड्यूटीज ऑन अ होस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स बिसाइड लिबरेजिंग norms to promote several trade. India and Mauritius has signed SECPA on 22 February this year. It is the first trade agreement signed by India with a country in Africa. So याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भारत ने जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो सबसे पहले अफ्रीका किस देश के साथ साइन किया है? तो भारत ने इसे साइन किया है, याद रखिएगा, मॉरिशस के साथ। इससे फायदा यह होगा कि भारत अपने 310 आइटम्स को एक्सपोर्ट कर सकता है और मॉरिशस से जो 615 प्रोडक्ट्स आते हैं इंपोर्ट होकर के उस पर जो है प्रेफरेंस मिलेगी। इससे फायदा यह होता है कि इस एग्रीमेंट के तहत दोनों देश एक दूसरे के ऊपर जो है ड्यूटीज कम लगाएंगे और प्लस जो बैरियर होते हैं, ट्रेड बैरियर्स हैं, इनको हटाया जाएगा। इससे दो देशों के बीच में जो ट्रेड है उसको काफी बढ़ावा मिलता है। सो आई होप कि अच्छी खबर है। सो याद रखिएगा कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट भारत ने अफ्रीका में सबसे पहले किसके साथ साइन किया है? मॉरिशस के साथ साइन किया है। पांचवी खबर है, ये देखिएगा, प्राइम मिनिस्टर्स योगा अवार्ड्स। ये देखिएगा, प्राइम मिनिस्टर्स योगा अवार्ड्स। ये देखिएगा, पांचवी खबर भी काफी अच्छी है। आ जाइए अभिजीत श्रीवास्तव साहब। आयुष मिनिस्ट्री इनवाइट्स एप्लीकेशन for the Prime Minister's Yoga Awards. The nomination process for this year has begun from the 30th of March and the last date for the submission of the entries is the 30th of April. So याद रखिएगा, Prime Minister's Award for Outstanding Contribution towards the Development and Promotion of Yoga at National and International Level. तो याद रखिएगा, जो लोग जो है डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ योगा एट नेशनल इंटरनेशनल लेवल करते हैं उनको जो है क्या होता है, उनको अवार्ड दिया जाता है और नॉमिनेशंस की शुरुआत की गई है जो कि 30 अप्रैल तक चलेगी, याद रखिएगा। अब सीधा सीधा पूछा जाएगा कौन सा मिनिस्ट्री यहां पे शामिल है। So Ministry of Ayush. Due to the COVID pandemic, the application for the award were not invited in 2020. The Ayush Ministry will be facilitating the achievers and unsung heroes and institutions of the domain of yoga
from different parts of the country and across the world with the Prime Minister's Yoga Award. The award will be hosted on MyGov platform and consists of 2 national categories for the entities of Indian origin and 2 international categories for entities of Indian or foreign origin. तो याद रखिएगा 2 एंट्रीज इंडियन के लिए और 2 एंट्रीज इंडियन और साथ में फॉरेन्स के लिए भी होगी. द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, अब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने यहां पर क्या कहा है? So Ministry of Ayush said that the winner will be facilitated with trophy, certificate and a cash award of 25 lakhs. तो याद रखिएगा यहां पर आपको ट्रॉफी मिलेगी, सर्टिफिकेट और कैश अवार्ड 25 लाख का, which will be announced on the International Day of Yoga on 21 जून 2021. So याद रखिएगा ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, कैश अवार्ड 25 लाख रुपए का, और ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून 2021 को दिया जाएगा. इन केस ऑफ जॉइंट विनर्स द अवार्ड विल बी डिवाइडेड अमंग द विनर्स. तो याद रखिएगा अगर जॉइंट विनर्स होंगे तो दोनों के बीच 12.5 लाख रुपए दिया जाएगा. सो ये बेसिकली योगा इंस्ट्रक्टर्स और कोचेस के लिए है प्राइम मिनिस्टर्स योगा अवार्ड. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये 5वीं खबर भी सबको क्लियर हो गई होगी. फास्ट जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी जल्दी. बहुत बढ़िया. सो 5 खबरें हो गई, कैसी रही जल्दी बताओ. सब लोग बताते रहिए, ठीक है, बहुत अच्छे. लाइक और शेयर करते रहिए. सर सीएपीएफ के कितने बैच चल रहे हैं आप लोगों के? मेरा डेट ऑफ बर्थ 97 है. कैन आई अप्लाई फॉर सीएपीएफ? 1997 बिल्कुल भर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है. 26 मार्च 1997, हाँ भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं. 25 साल उसमें एज होती है, बिल्कुल भर सकते हैं. ठीक है. छठी खबर ये देखिएगा. हाँ जी, छठी खबर आ रही है. सेंसर बेस्ड आईओटी डिवाइस टू मॉनिटर जेजेएम. जेजेएम आप जानते होंगे, जल जीवन मिशन. ये देखिएगा. तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज डिसाइडेड टू यूज सेंसर बेस्ड Internet of Things IoT device to effectively monitor implementation of जल जीवन मिशन इन द मोर देन 6 लाख विलेजेस. सो हमारे जो 6 लाख गांव हैं भारत में, वहां पर आपको मालूम है ठीक है, जल जीवन मिशन चल रहा है. तो उसको मॉनिटर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने सेंसर बेस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT डिवाइस लगाई हैं, ताकि भैया हम देख सकें कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन जो भारत के 6 लाख से ज्यादा गांव में चल रहा है वो कैसे चलेगा. तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT बेस्ड रिमोट मॉनिटरिंग प्रोवाइड्स नियर रियल टाइम इंफॉर्मेशन विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन बाय यूजिंग सेंसर्स. This would not only allow effective monitoring and management on ground, but also enable real-time visibility or to state water supply. The Ministry of Jal Shakti in a statement said, with a vision to ensure regular tap water to every home, real-time measurement and monitoring is critical for rural drinking water supply scheme with enormous gain in terms of operational efficiencies, cost reduction and grievances redressal. Jal Jeevan Mission, which is a flagship program of the government, is implemented in partnership with the states and union territories to provide tap water connection to every household by 2024. So जल जीवन मिशन के तहत आपको मालूम है सरकार का मेन एम क्या है. सो जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार का मेन एम यह है कि सन 2024 तक भारत के सभी घरों में फंक्शनल टैप कनेक्शन होना चाहिए. मतलब टोटी से पानी आना चाहिए. यह नहीं कि लोग मटका और घड़ा लेकर के जाकर तालाब या नदी से पानी भर के ला रहे हों. तो याद रखिएगा ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है. तो जल जीवन मिशन ये कहता है कि 2024 तक भारत के 6 लाख से ज्यादा जो गांव हैं, हर जगह फंक्शनल टैप होल्ड कनेक्शन होना चाहिए पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर के लिए. अब प्रश्न आता है कि कहां कितने टैप्स लगे. इसके लिए भारत सरकार ने सेंसर बेस्ड डिवाइस लगाई है ताकि रियल टाइम डेटा मिल सके. याद रखिएगा. ठीक है, आगे अभिजीत श्रीवास्तव साहब, जो अभी सबसे लेटेस्ट बैच शुरू हुआ, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि मार्च में शुरू हुआ है. ठीक है बेटा, 26 मार्च से आसपास जो शुरू हुआ है उसमें जो आपका ऐसे ही शुरू हुआ है, 20, 22, 24 में कुछ शुरू हुआ, उसमें आप कर सकते हैं. ठीक है अभिजीत, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट ये देखिए 6 हो गए. अब देखिए 7वीं खबर भी काफी अच्छी आ रही है. न्यू क्रूज सर्विस. आपने ये देखिए बेटा, आज तक आपने क्रूज वगैरह जो हैं मूवीज वगैरह में ही देखे होंगे. जो क्रूज होते हैं ना बेटा, बड़े खूबसूरत होते हैं. मूवीज में देखा होगा, बड़े बड़े जो है ना बेटा, बड़े बड़े क्रूज होते हैं जो कि बड़े लग्जरी होते हैं. एनीवेज उतने लग्जरी तो नहीं, लेकिन यूनियन न्यू क्रूज सर्विस कनेक्टिंग हजीरा पोर्ट इन सूरत एंड ड्यू आइलैंड. तो हजीरा पोर्ट
जो कि सूरत में है, वहां से ड्यू आइलैंड के बीच में सरकार ने जो है क्रूज सर्विस शुरू करी है। कौन से डिपार्टमेंट में? सो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इंडिपेंडेंट चार्ज मनसुख मंडाविया टुडे लॉन्च्ड अ न्यू क्रूज सर्विस कनेक्टिंग हजीरा पोर्ट इन सूरत एंड ड्यू आइलैंड। सो याद रखिएगा, यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, जिनका नाम है मनसुख मंडाविया, तो इन्होंने बेटा आज क्रूज सर्विस शुरू करी है हजीरा से लेकर ड्यू आइलैंड के बीच में, याद रखिएगा। He flagged off this service virtually via video conference. A cruise ship will leave Hazira every Monday and Wednesday and reach Due next day in the morning. Return journey will take place on the same day in the evening from Due and end Hazira next day in the morning. One side journey will take 13 to 14 hours. तो 13 से 14 घंटे में आप पहुंचेंगे। मंडे वेडनेसडे आप जा सकते हैं। 300 passenger capacity cruise ship will have 16 cabins. It will make 2 round trips during a week. A cruise ship has been latest facilities including gaming lounge, VIP lounges, entertainment on deck. Around 4 months ago, a Ropax ferry service connecting Hazira and Ghoga in Bhavnagar district was launched. It has so far carried 1 lakh passenger addition to the thousands of vehicles. So इससे पहले जो है बेटा एक फेरी सर्विस शुरू की गई थी, रोपैक्स फेरी सर्विस, जो कि हजीरा से घोगा जाता था भावनगर में। तो ये काफ़ी अच्छा है, आप जो है इसके थ्रू अपने काम भी कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ ये भी है कि मौज मस्ती करने के लिए आप इसमें जो है छुट्टियों में भी जा सकते हैं। तो अच्छी चीज़ है, बढ़िया है। भारत में नई नई चीजें आ रही हैं, काफी अच्छी चीज है। 7 खबर हो गई। 8वीं खबर है AIM प्राइम इन न्यूज। अब आप पूछेंगे AIM क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए अटल इनोवेशन मिशन के बारे में आप सब जानते होंगे। सो अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग लॉन्च्ड AIM प्राइम प्रोग्राम फॉर रिसर्च ऑन इनोवेशंस, market readiness and entrepreneurship. It is an initiative to promote and support science-based deep tech startups and ventures across India. तो याद रखिएगा, अटल इनोवेशन मिशन का एक और काफी अच्छी चीज है। सो अटल इनोवेशन मिशन ये हमारे देश में क्यों शुरू किया गया था? ताकि हमारे देश में इनोवेशन कल्चर को बढ़ावा दिया जा सके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में भारत आगे आ सके, याद रखिएगा। सो अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग ने शुरू किया था, इन्होंने लॉन्च किया AIM प्राइम प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स ऑन इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इट इज एन इनिशिएटिव टू प्रमोट एंड सपोर्ट साइंस बेस्ड डीप टेक स्टार्टअप्स एंड वेंचर्स अक्रॉस इंडिया। तो इसका मेन एम ये है कि भारत में साइंस बेस्ड डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा सके, मतलब कि साइंस बेस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों, वो ये है कि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सरकार बहुत ही कम बजट एलोकेट करती है। तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंटली तरीके से भारत सरकार देश में जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये इनिशिएटिव्स लेकर आई है, जिसका नाम है AIM प्राइम प्रोग्राम फॉर रिसर्च ऑन इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस, एंटरप्रेन्योरशिप। इसका जो मेन एम है वो सिर्फ ये है ताकि भारत को, याद रखिएगा, अटल टिंकरिंग लैब्स तो बेटा बच्चों के लिए लाई गई थी, अशोक शर्मा। तो इसका जो मेन एम है वो ये है कि भारत को एक इनोवेशन ड्रिवन कंट्री बनाना। मतलब भारत में आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, कोई भी चीज पूछ लो, ये चीज कहां डिस्कवर हुई, कहां इन्वेंट हुई, भाई अमेरिका में हुई, ये लंदन में हुई, ये यहां हुई, वहां हुई। भारत में इनोवेशंस बहुत कम होते हैं। भारत में इनोवेशंस कम इसलिए होते हैं, इसके पीछे कारण है क्योंकि भारत में कोई भी बच्चा पढ़ाई करने के बाद सिर्फ नौकरी चाहता है, रिसर्च में नहीं जाना चाहता है। क्योंकि इसके पीछे प्रॉब्लम है, क्योंकि सरकार जब खुद हमारे रिसर्चर्स को बिल्कुल कोई बढ़ावा नहीं देती है, उनको अच्छे पैसे नहीं देती है, तो जाहिर सी बात है पढ़ाई करके रिसर्च में अपनी खोपड़ी गर्म करने कौन जाएगा। तो ये हमारे देश में मेन प्रॉब्लम है कि रिसर्च कल्चर सरकार ने खुद खराब कर रखा है। इसीलिए लोग रिसर्च में भारत में आते नहीं हैं, और किसी चीज का इन्वेंशन और डिस्कवरी तब तक होती नहीं है जब तक आप रिसर्च करें नहीं। तो रिसर्च करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। इन दिस रिगार्ड AIM हैज जॉइंटली हैंड्स विद द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। सो ये क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं कि साइंस एंड टेक रिसर्च करने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ हाथ मिलाया है? तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन नेशन वाइड प्रोग्राम विच वे इंप्लीमेंटेड बाय वेंचर सेंटर नॉन प्रॉफिट टेक्नोलॉजी। द फर्स्ट कोहॉर्ट ऑफ द प्रोग्राम इज ओपन टेक्नोलॉजी डेवलपर्स, ये सब बताया गया है। The benefit of this program are aimed at addressing specific issues through training and guidance over a period of 12 months. So काफी अच्छी चीज है, कहीं ना कहीं इससे हमारे देश में रिसर्च को बढ़ावा जरूर मिलेगा। नवी खबर है, ये देखिएगा, नवी खबर है ECLGS in न्यूज। अब आप पूछेंगे सर ये ECGLS in न्यूज क्या है?
ECLGS in recognition of the continuing adverse impact of COVID-19 pandemic on certain service sectors. The government has now extended the scope of emergency credit line guaranteed scheme through introduction of ECLGS 3.0। अब आप समझ सकते हैं होता क्या है कि कोविड-19 में हमारे देश में जो सबसे ज्यादा चीजें हैम्पर हुई हैं वो हुआ है बेटा सर्विस सेक्टर। जैसे हमारे रेस्टोरेंट्स हो गए, हमारे जिम्स हो गए, इन सबको सबसे ज्यादा जो है बेटा नुकसान हुआ है सर्विस सेक्टर्स को। अब सर्विस सेक्टर में आज भी सिनेमाज हो गए, आज भी लोग वापस नहीं जाना चाह रहे हैं क्योंकि लोगों को लगता है ये ऐसी चीज है जहां पर सबसे लास्ट में हम जाएंगे जब बिल्कुल कोविड सही हो जाएगा। इससे क्या हो रहा है कि सर्विस सेक्टर बहुत इंपैक्ट हो रहा है। हालांकि आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में सर्विस सेक्टर ही सबसे बड़ा सेक्टर है जहां से सरकार की सबसे ज्यादा कमाई होती है। अब ऐसी कंडीशन में सरकार ने उन धंधे जो हैं ठप ना हो जाएं, चौपट ना हो जाएं, तो इन रिकॉग्निशन ऑफ द कंटिन्यूइंग एडवर्स इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 on certain service sector, the government has now extended the scope of emergency credit line guaranteed scheme through introduction of ECLGS 3.0। तो याद रखिएगा सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटीड स्कीम शुरू करी है जहां पर उनको पैसे देकर उनको बचाया जाएगा, याद रखिएगा। ECLGS 3.0 will cover business enterprise in hospitality, travel, tourism, leisure, sporting sector which has on 29/2/2020 total credit outstanding not exceeding 500 crores and overdues if any were for 60 days or less on the date of 29 February 2020। ECLGS would involve extension of credit up to 40% of the total credit outstanding across ऑन लैंडिंग इंस्टीट्यूशन एज ऑन 29/2/2020। तो याद रखिएगा 29 फरवरी 2020 तक जिन भी कंपनियों पर 500 करोड़ का मान लीजिए उधार है अप टू 500 करोड़। अब किसी के पास 500 करोड़ से ज्यादा का उधार है तो जाहिर सी बात उसको और नहीं दिया जाएगा, लेकिन जिनके ऊपर 500 करोड़ तक का उधार है, याद रखिएगा आउटस्टैंडिंग जिनका 500 करोड़ से ज्यादा नहीं है उनको जो है 40% और दिया जा सकता है, मतलब 500 करोड़ का 200 करोड़ और दिया जा सकता है। और इस पे जो है द टेन्योर लोन ग्रांटेड शैल बी 6 years इंक्लूडिंग मोरेटोरियम पीरियड ऑफ 2 years। तो याद रखिएगा यहां पर इसको पे करने के लिए आपको 6 साल और दिए जाएंगे, याद रखिएगा। फर्दर द वैलिडिटी ऑफ ECLGS दैट इज ECLGS 1, 2 and 3 हैव बीन एक्सटेंडेड अप टू 2021 और टिल गारंटीड ऑफ एन अमाउंट ऑफ 3 लाख करोड़ इज इश्यूड। लास्ट डेट ऑफ डिसबर्समेंट अंडर द स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड टू 30/9/2021। सो आप 30 सितंबर 2021 तक पैसे ले सकते हैं। हालांकि सरकार ने कहा है कि 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हम नहीं देंगे। मान लेते हैं कि 3 लाख करोड़ रुपए टोटल हम इसमें देंगे, अब वो पहले ही खत्म हो जाते हैं तो खत्म हो जाएगा। The modification introduced in this scheme were providing an incentive to MLIs to enable availability of additional funding facilities. The revised operational guidelines in this regard shall be issued by the National Credit Guarantee Trust Company NCGCTC, याद रखिएगा। तो इस पे रिवाइज गाइडलाइन सरकार जल्दी ही इशू करेगी। अच्छी चीज़ है, कहीं ना कहीं इससे जो हमारे देश में जो बिजनेस ठप हो रहे हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन प्रॉब्लम यह है ना बेटा कि सरकार स्कीमें तो लॉन्च कर देती है लेकिन लागू करना एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब आज की आखिरी खबर है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट खबर है। आज की आखिरी खबर लेकिन सबसे बड़ी खबर है जो आपके CDS, CAPF, UPSC में बहुत पूछी जाती हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये देखो भैया जेंडर गैप रिपोर्ट, ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है। इंडिया हैज फॉलन 28 प्लेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। ये देखिएगा भाई साहब तो भारत की हालात खराब होती जा रही है और भारत 28 पायदान नीचे आ गया है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू द WEF ग्लोबल जेंडर गैप, इंडिया हैज क्लोज्ड 62.5% ऑफ इट जेंडर गैप टिल डेट, याद रखिएगा। ठीक है, अब समझिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वन स्टॉप सेंटर स्कीम उज्ज्वला स्कीम आर सम इनिशिएटिव लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ द जेंडर इनइक्वालिटी। Further, the principle of gender equality is enshrined in the Indian Constitution, the preamble, fundamental rights, fundamental duties, and directive principles. Its benchmarks is 156 on the progressive towards a gender parity in 4 dimensions. अब इसमें कौन कौन सी चीजों पर है तो याद रखिएगा, इसमें 156 देश हैं। सो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब महिलाओं को इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी कितनी है,
एजुकेशन लड़का और लड़की में जो है बेटा कितना वो है। हेल्थ एंड सर्वाइवल, हेल्थ और सर्वाइवल में लड़का लड़की में। और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मतलब पॉलिटिक्स में पुरुष और महिलाओं में कितना वो है। ओवर द इंडेक्स द हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर इज 1 एंड लोवेस्ट पॉसिबल इज 0। मतलब अगर किसी देश का स्कोर 1 है तो मतलब वो देश परफेक्ट है आदमी औरत में, लेकिन जिसका स्कोर 0 है मतलब वहां सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी है। टू सर्व एज अ कंपास टू ट्रैक प्रोग्रेस ऑन रिलेटिव गैप्स बिटवीन वुमेन एंड मेन और हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। Through this annual yardstick, the stakeholders within each country are able to set priorities relevant each specific economic, political and cultural context। याद रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, ठीक है बेटा, हाँ जी। तो दुनिया में इसमें टॉप किया है, याद रखिएगा, फिनलैंड ने हमेशा की तरह। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। तो आप देखेंगे कि एस्टिमेटेड अर्न्ड इनकम ऑफ वुमेन इज ओनली 1/5 ऑफ मेन, विच पुट्स इंडिया अमंग द बॉटम 10। तो भारत बॉटम 10 में है। इंडिया रैंक्स अमंग द बॉटम 5 इन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन हेल्थ एंड सर्वाइवल सब इंडेक्स। तो अब आप देख सकते हैं कि ये अच्छा इंडेक्स तो नहीं है कहीं ना कहीं। चलिए भाई, आज की खबरें हो गई, तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चंस कर लिए जाएं। हाँ जी, क्वेश्चंस किए जाएं, जल्दी बताइएगा। अब आज के टॉप 5 क्वेश्चंस भी हमें करने हैं, जल्दी बताइए। चलो, ये आ गए। इंडिया की रैंक यार मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, एक सेकंड बता रहा हूं। तो इंडिया की रैंक है बेटा 112। एक 112 थी 2020 में, और इस बार रैंक आई है भारत की 140। तो 140 रैंक आई है भारत की 2021 में। तो 2020 में 112 थे, अब 140 हो गए हैं। ठीक है, 140 आ गए हैं अब हम लोग। चलिए बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। Consider the following statement reference to the Prime Minister's Yoga Award. It was launched in 2010. The purpose of the award is to recognize and facilitate the individuals, organizations which have made a significant impact on the society for a sustained period by the way of promotion and development of yoga. जल्दी बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। बहुत ही आसान है, सामने मालूम है आपको कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका स्टेटमेंट कौन सा सही है आपको मालूम होना चाहिए। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। बेटा पहला तो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि योगा को प्रमोशन 2010 से तो दिया ही नहीं जा रहा है। बिल्कुल सही है, राइट आंसर 2 हो जाएगा, बी ओनली। 2 ओनली इज द राइट आंसर। हाँ जी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू द इंडिया मॉरिशस सेक्पा। द सेक्पा इज द फर्स्ट ट्रेड एग्रीमेंट साइंड बाय इंडिया विद द कंट्री इन अफ्रीका। The SECPA between India and Mauritius cover 310 export items for India। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भारत के 310 आइटम्स हैं और मॉरिशस के 615 आइटम्स हैं। बिल्कुल सही है। सो इंडिया के 310 आइटम्स हैं और मॉरिशस के 615 आइटम्स हैं। बिल्कुल सही है। तीसरा, consider the following statement with reference to the military farms. First military farm was raised on 1st February 1889 at Allahabad. Military farms are credited with pioneering the cutting of artificial insemination of cattle and introduction of organized dairying in India. जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, बिल्कुल गलत जवाब मत दीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। राइट आंसर यहां पर सी हो जाएगा। बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4, आर्टिकल 244A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आपको मालूम है इस आर्टिकल के तहत ट्राइबल लोगों के लिए ज्यादा अधिकारों की बात हो रही है, और जाहिर सी बात है जहां पर हो रही है, जहां पर आजकल चुनाव होने वाला होगा वहीं पर बात होगी। तो जहां चुनाव होगा वहीं भैया ऐसी बातें होती हैं। आपको मालूम है भारत में चुनाव आजकल कहां है। भारत में चुनाव आजकल वेस्ट बंगाल में है, तमिलनाडु में है और आसाम में है। बिल्कुल सही है। हाँ जी, 1889 मिहिर राय।
आर्टिकल 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अरे यार ये तो क्वेश्चन सेम हो गया, ओहो गलती मेरी है बेटा, मैंने क्वेश्चन सेम दे दिया आपको, सॉरी सॉरी बेटा, 4 जिले उसमें शामिल हैं। जल्दी बताइए, हो गया भैया हमारा लो करंट अफेयर्स आज का खत्म। करंट अफेयर्स इज ओवर। कैसा रहा आज का करंट अफेयर, जल्दी बताइएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद। क्या आप भी भारत माता की सेवा में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं? क्या आपका भी सपना है इंडियन डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करने का? अब आपके कंधे पर सितारों की जिम्मेदारी है हमारी। ज्वाइन ऑनलाइन वेंचर्स डिफेंस नाउ। जय हिंद। क्या आप भी भारत माता की सेवा में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं? क्या आपका भी सपना है